आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल दस्तक कोचिंग वाराणसी पे स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जिस टॉपिक से आप भली भांति परिचित हैं वह है हमारे सब्जेक्ट में जो है हिंदी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अमूमन हर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, जो हिंदी यहाँ पे लिखा गया है जो सब्जेक्ट के रूप में, और ये जो स्क्रीन पे आप तमाम प्रकार की जानकारियां जो आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे या टैबलेट पे या फिर लैपटॉप पे, तो आपके जहन में होगा कि ये सब चीजें तो जानी पहचाने लग रही हैं, नाम से भी आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन इसको यहां लिखने का उद्देश्य मात्र इतना है ताकि समय की बचत हो। और जो ये जो क्लास है ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि ये पाठ्यक्रम पे चर्चा है। ये जो सिलेबस है आपका हिंदी का, उसमें आप देखेंगे तो तमाम प्रकार की चीजें, चाहे वो व्याकरण से हो, चाहे वो हिंदी साहित्य से हो, चाहे और भी चीजें हो उससे मिलती जुलती। तो जब हम हिंदी व्याकरण की चर्चा करेंगे या फिर हिंदी व्याकरण के संबंध में कोई भी पॉइंट आउट करेंगे या किसी बिंदु पे चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हमारे जहन में यही आता है कि हिंदी को किस तरह से पढ़ा जाए। तमाम प्रकार के वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, तमाम प्रकार की जानकारियां यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, तमाम प्रकार के बुक मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है, पढ़ने का एक तरीका होता है कि आखिर में चीजों को हम किस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी के रूप में सीखते हुए आगे चले जाएं और हमको उसमें कठिनाई का अनुभव न करना पड़े। तो आज हम उसी बिंदु पे चर्चा करेंगे हिंदी में। आपके हेडिंग में भी लिखा है पाठ्यक्रम पर चर्चा। आज हम संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे कि आखिर में पढ़ने का तरीका क्या होता है और किस प्रकार चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको सीखनी है। तो जब हम हिंदी की बात करेंगे तो सबसे पहले भाषा का जिक्र आता है। क्या है? भाषा। जैसा देख रहे हैं कि भाषा जो है वो भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। और भाषा है क्या, जिसे हम अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा जैसे आप और हम किसी न किसी भाषा को तो बोलते हैं। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं, कोई इंग्लिश में बोल रहा होगा, कोई उर्दू में बोल रहा होगा, कोई फारसी में बोल रहा होगा, तो ये इसकी लैंग्वेज है। लेकिन भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भाषा की आवश्यकता वहां पड़ी कि अगर मनुष्य या कोई भी जीव अपने विचारों का जो उसके अंतर मन में, भाई सबसे पहले जब मुंह से कोई चीज बोला जाता है, बाहर ध्वनि निकलती है, तो कहीं ना कहीं अपने अंतरात्मा में पहले वो चीजें अपने मस्तिष्क में वो व्यक्ति सोचता है, वह भाव उसके मन में प्रकट होता है, तब न वह मुंह से कुछ ध्वनि को उच्चारित करता है। तो जो भाषा है, अगर हम सरल शब्दों में कहें तो भाषा अपनी भावना को एक दूसरे से प्रकट करने का माध्यम है, संचार का एक माध्यम है। कम्युनिकेट कर सकता है व्यक्ति भाषा के द्वारा। तो भाषा क्या है? भाषा एक संचार का माध्यम है जिससे व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं को या भावों को या विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। ये बात तो क्लियर हो गई। हम बहुत ज्यादा इस पर चर्चा तो नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पूरा सिलेबस चर्चा करना है। तो भाषा की जब चर्चा आई तो भाषा एक विचार का आदान प्रदान का माध्यम हो गया। अब भाषा में देखेंगे आप तो भाषा मौखिक भी है, लिखित भी है, सांकेतिक भी है। भाई हम अपने विचारों को एक दूसरे से कैसे प्रकट कर सकते हैं? एक होता है कि मुंह से बोल करके, एक होता है लिख करके जो है, और एक होता है संकेत के माध्यम से, इशारों में। तीन चीजें हैं। मुख्य रूप से जो हम पढ़ते हैं वह इन दोनों को पढ़ते हैं, मौखिक और लिखित रूप। अब एक बात बताइए, भाषा पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं व्याकरण का जिक्र आ जाता है। अब ये व्याकरण क्या है? हम लोग पहले भी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलने में, लिखने में और अपने प्रयोग में लाने में क्या करता है? शुद्धता का काम करता है, परिमार्जन का काम करता है। अर्थात व्याकरण के माध्यम से व्यक्ति किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना,
लिखना और प्रयोग में लाया जाता है। व्याकरण का बहुत बड़ा रोल है। जाहिर सी बात है, जो मैं शब्द बोल रहा हूं अगर वह सही से उच्चारित न करूं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाषा का सही प्रयोग हो, इसके लिए व्याकरण मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अगर हम व्याकरण की बात करेंगे उसी में, तो किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना इसके अंतर्गत आता है। और जब हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे तो इसके मुख्य रूप से 3 अंग हैं। हम एक सीक्वेंस में बताएंगे आपको कि कैसे कैसे चीजों को आगे ले जाया जाता है और पढ़ा जाता है। व्याकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ देता है किससे मिलकर बना है, तो वी धन आ धन करण, जैसे भास धातु से मिलकर भाषा बना है। ये चीज आप छोटी छोटी पॉइंट को नोट करते हैं। व्याकरण हिंदी की बात करें तो इसके मुख्य रूप से 3 अंग हैं। क्या क्या है? शब्द है, वर्ण है और वाक्य है। लेकिन इसको भी पढ़ने का तरीका है। क्या तरीका है? पहले हम वर्ण को पढ़ते हैं, फिर शब्द को पढ़ते हैं और फिर वाक्य को पढ़ते हैं। जब हम वर्ण की विचार की बात करेंगे, जब हम वर्ण की चर्चा करेंगे तो वर्ण के अंतर्गत देखेंगे कि उसमें स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं। और चूंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे क हो गया, ख हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, पढ़ने के लिए बचपन में हम लोग बोल देते हैं क से कौवा, ख से खरगोश, लेकिन वह बस अपने एक सहूलियत के लिए होता है, एक लगाव के लिए होता है। वास्तव में देखा जाए तो इस वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जब हम हिंदी व्याकरण में जब पढ़ेंगे तो हम पहले हिंदी व्याकरण के मुख्य रूप से जो 3 पिलर हैं, 3 स्तंभ हैं, वर्ण, शब्द एवं वाक्य, इन तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। वर्ण में क्या पढ़ेंगे? वर्ण में हम स्वर और व्यंजन की चर्चा करेंगे। स्वर में देखेंगे कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन किसी न किसी की सहायता से अर्थात स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। जैसे अगर यह क लिखा है तो इस क में स्वर भी शामिल है। अगर इसको स्वर रहित करना हो तो हम क के नीचे हलंत लगा देते हैं और इसमें अ क्या करते हैं, ऐसे अलग लिख देते हैं। संस्कृत में स्वर को अच और व्यंजन को हल बोला जाता है, ये आप जानते होंगे। तो जब हम वर्ण की चर्चा करेंगे तो वर्ण में स्वर व्यंजन हो गया। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता और वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला भी आप पढ़ेंगे, उसमें 25 स्पर्शी व्यंजन पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे, ऊष्म व्यंजन पढ़ेंगे। उसमें अलग अलग वर्णों के जो है उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। कई प्रकार का उसमें विभाजन होगा जब वर्ण की क्लास हम लेंगे। बस मैं आपको यह बता रहा हूं कि हिंदी भाषा जब पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण जब पढ़ते हैं तो हम वर्ण, शब्द और वाक्य को किस प्रकार से अलग अलग करके पढ़ते हैं ताकि हमको पढ़ने में कठिनाई का सामना न करना। अब जब शब्द की चर्चा होगी, वर्ण में तो हो गया स्वर और व्यंजन, शब्द ये सबसे बड़ा पार्ट है। शब्द में भी देखेंगे कि जो शब्द है वह उत्पत्ति के आधार पर जब देखा जाएगा तो 5 प्रकार के होते हैं। आप जानते होंगे नाम, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, संकर है। तत्सम जो संस्कृत के शब्द हैं, जस के तस हिंदी में ले लिए गए हैं, तत्सम है। अब आपको पता भी होना चाहिए कि तत्सम का जो तद्भव है, ये तत्सम और तद्भव, अगर तत्सम शब्द संस्कृत का है तो तद्भव भी क्या होगा आपका। अब और क्या देखेंगे आगे चीजें, जब हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे शब्द को तो 3 प्रकार के होते हैं, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। इसकी विस्तृत चर्चा तो चैप्टर वाइज चैप्टर होगी आपकी। फिर हम प्रयोग के आधार पर जब देखते हैं तो हम 8 प्रकार से मुख्य रूप से जो है शब्द को विभाजित करते हैं। 8 प्रकार में है क्या? 8 प्रकार में एक विकारी शब्द आते हैं। और जब विकारी शब्द में देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। और जब अविकारी शब्द देखेंगे तो अविकारी शब्द में आप देखते हैं कि चारों अव्यय आते हैं लेकिन समास उसमें शामिल नहीं होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे। फिर अर्थ के आधार पर जब देखेंगे तो जब हम अर्थ के रूप में जाएंगे तो अर्थ में 2 चीजें आती हैं, एक सार्थक शब्द होते हैं, एक निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, मीनिंगफुल होते हैं। अब सार्थक शब्द की बात करें, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गए, एकार्थी शब्द हो गए, शब्द युग्म हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, ये सार्थक के अंतर्गत आते हैं। निरर्थक की बात करें
इसमें विकारी और अविकारी आते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिसमें रूप परिवर्तन हो जाए। जैसे कुत्ता है, कुत्ता को कुत्ते लिख सकते हैं, कुत्तों लिख सकते हैं। महिला है, महिलाएं हैं। कहने का मतलब ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन हो जाए, वहां पे क्या होगा? विकारी शब्द हो जाएगा। अविकारी शब्द जिसमें लिंग वचन के जो है प्रभाव उस पर न पड़े शब्द पे, वो आपका क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द हो जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम पढ़ते आएंगे। व्याकरण में हम पहले वर्ण को पढ़ेंगे, वर्ण में स्वर और व्यंजन को अलग करते हुए पूरी वर्णमाला को पढ़ते हुए आएंगे। जब बच्चा जो है वर्ण पढ़ लेता है तभी वह संधि पढ़ने योग्य होता है। आप डायरेक्ट संधि पढ़ने लगते हैं, क्योंकि संधि की परिभाषा ही होती है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब भाई दो वर्ण का जब जानकारी नहीं है, वर्ण क्या है, कैसे है, कौन से व्यंजन है, कौन से जो है स्वर हैं, कौन से स्पर्शी हैं, कौन से संघर्षी हैं, कौन घोष है, अघोष है, कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, जब इस पूरी चर्चा को आप नहीं जानेंगे तब तक आप संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो संधि है वह दो वर्णों के मेल या विच्छेद को ही क्या कहते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। तो यहां से जब पढ़ेंगे आप तो संधि आप करना सीख जाएंगे। और जब यहां से आप विकारी अविकारी शब्द जब जान जाएंगे, अव्यय जान जाएंगे, तो वहां से आप समास सीख लेंगे। तब आप समास जानने योग्य हो जाएंगे, क्योंकि समास किसी लंबे वाक्य का संक्षेप है, एक छोटा रूप है, लघु रूप है। तो हम यहां पे ये चीजें जान जाएंगे। विकारी में क्या क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। अविकारी में मैंने बताया आपको कि अव्यय के चारों भेद आते हैं। अव्यय के चारों भेद कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है और विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब वहां से जब गाड़ी आगे बढ़ेगी तो हम शब्द शुद्धि की तरफ बढ़ेंगे। शब्द शुद्धि में भी देखेंगे तो शब्द रूपांतरण जो है वह 4 प्रकार से होता है: लिंग, वचन, काल और कारक। ये लिंग जो हम पढ़ते हैं, जो हम कारक पढ़ते हैं, जो हम वचन पढ़ते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? ये शब्द विचार के अंतर्गत आता है। ये जो पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, ये सब शब्द पढ़ते हैं, ये शब्द विचार के ही अंतर्गत आता है। इसीलिए यह बहुत बड़ा पोर्शन है। और ये चीजें जो आप देख रहे हैं ये रटने वाली चीजें होती हैं। कुछ चीजें तो समझने वाली हैं, बाकी पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेकार्थी हो गया, ये सब चीजें हो गई। फिर जब हम शब्द विचार की तरफ शब्द शुद्धि से होते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा नंबर आएगा वाक्य पे, वाक्य विचार पे। ये तीसरा प्रकार है आपके किसके? हिंदी व्याकरण अंग के रूप। जब वाक्य की बात आएगी तो वाक्य में देखेंगे कि इसके प्रकारों को देखेंगे, इसमें लिखित व्याकरण का क्या रोल है और इसके साहित्य को इससे कैसे रिलेट करके पढ़ा जाता है वाक्य को। वाक्य में भी देखेंगे तो आप रचना के आधार पर वाक्य को बांटा गया है 3 प्रकार से: सरल है, संयुक्त है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। फिर हम अर्थ के आधार पर देखेंगे तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं: विधानवाचक है, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयादि बोधक है और संकेतवाचक है और संदेहवाचक है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं। तो ये सब चीजें आप जानते हैं। लिखित व्याकरण की बात आएगी तो वहां पे हम रचनाओं में देखेंगे, निबंध को देखेंगे, रिपोर्ट होता है, आलेख होता है, प्रतिवेदन होता है। जब हम प्रारूप लेखन की तरफ चर्चा करते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि पत्र वगैरह आती हैं, तो पत्र वगैरह में 2 प्रकार के पत्र होते हैं। एक तो आपका पारिवारिक हो गया, पर्सनल हो गया, और एक कार्यालयी जो है पत्र होते हैं। कार्यालयी पत्र में जैसे सरकारी हो गया, अर्ध सरकारी, इसमें है कई टाइप है। इसमें आपकी अधिसूचना है, निविदा है, ज्ञापन है, विज्ञप्ति है। अधिसूचना है, निविदा है, ज्ञापन, विज्ञप्ति, स्मरण पत्र है। देखते होंगे कहा जाता है कि विज्ञप्ति जारी हो गया है, अधिसूचना जारी हो गई। तो इसका अंतर क्या है? इसमें साहित्य में देखेंगे तो साहित्य में भी कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है, जीवनी है, आलोचना है, ये सब चीजें हैं। इनको हम साहित्य से जोड़ के क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि हिंदी व्याकरण की चर्चा करते हुए वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण में पूरा पढ़ेंगे, शब्द में पूरा ये सब पर्यायवाची वगैरह पढ़ते आएंगे। फिर हम वाक्य की तरफ बढ़ेंगे और जब यहां से हम समास पढ़ लेंगे विकारी और विकारी शब्द के बाद, तब हम उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ने के लायक हो जाएंगे और फिर तब हम यही शब्द शुद्धि की तरफ बढ़ते हैं। ये क्रम होता है पढ़ने का। अब देखिए, अब यहां तक तो चीजें स्पष्ट हो गई। अब मैं कुछ चीजें आपको पॉइंट आउट करके बता देता हूं, बाकी आप देख ही रहे हैं। अगर कहा जाए
व्याकरण भाषा को क्या करता है? शुद्धता प्रदान करता है, मैंने पहले ही करा। परिमार्जन का काम करता है, जितनी अशुद्धियां होती हैं, शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब बताया जाता है। अब देखिए, एक बात आती है लिपि की कि आखिर में लिपि क्या है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। तो अगर हम हिंदी भाषा की बात की जाए तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। अब इसका क्या मतलब है? भाई जो वर्ण है या ध्वनि, मैं अगर आपसे ये कहूं, मुंह से जो मैं बोल रहा हूं, तो भाषा की मौखिक जो सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है, वो क्या है? तो कहेंगे सर ध्वनि है। भाई मुंह से जो निकल रहा है ध्वनि, वो भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। लेकिन अगर आपसे यह कहूं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तब आप क्या बताएंगे? तो कहेंगे वर्ण। क्या होगा? वर्ण। अब इसकी परिभाषा क्या बन सकती है वर्ण की? तो कह सकते हैं कि भाषा के जो है ध्वनि की लिखित इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी जो है, जो आपके क्या है, मौखिक इकाई है, उसी के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, है कि नहीं? अब देखिए, तो यहां पे बात आई है कि वर्ण या ध्वनि जो है, चिन्ह किस प्रकार लिखा जाए, इसका निर्धारण कौन करता है? लिपि करती है। लिपि के द्वारा ही मालूम हमको होता है कि किसी भाषा के चिन्हों को किस प्रकार लिखा जाए। जैसे क को हम इस प्रकार लिखते हैं, न कि इस प्रकार से। भाई ख को हम इस प्रकार से लिखते हैं, न कि हम इस प्रकार से आपके उल्टा करके, है कि नहीं? अब इसको जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये ख का सही रूप है कि नहीं? अब ये अगर हम इस प्रकार से लिख दें ख, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो ये कौन समझाता है हमको? अगर त लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, न कि हम ऐसे लिखेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। तो भाषा की जो लिपि होती है वही तय करती है कि हमारा ध्वनि चिन्ह या फिर वर्ण चिन्ह क्या हो, उसको लिखने का तरीका क्या है। ये कौन निर्धारित करता है? ये लिपि निर्धारित करती है। लिपि के द्वारा ही ध्वनि चिन्हों को हम लिखित रूप क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। भाई जो मुंह से हम बोलते हैं वही तो हम लिखते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, मौखिक माने ओरल, मुंह से बोलने वाला, तो ध्वनि हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो आप कहेंगे सर वर्ण होगा। और अगर आपसे कुछ भी न दे, खाली पूछ दे भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, तो आप वर्ण पे ही टिक करेंगे। और क्या है? और कहा गया है कि हिंदी भाषा जो है भारोपीय परिवार की क्या है? भाषा है। अब भारोपीय का मतलब क्या है? इसमें दो शब्द हैं, भारत और यूरोपियन। क्योंकि अब देखेंगे आप हिंदी भाषा को, तो ये अपने आप में बहुत विशाल इसका शब्द भंडार है। इसमें अनेक देशों से कुछ न कुछ भाषाओं का क्या किया गया? संग्रह किया गया। तो इसीलिए इसको भारोपीय परिवार की भाषा कहा जाता है। भारत में दो प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं, एक तो आपके उत्तर भारत में, एक दक्षिण भारत में। उत्तर भारत की बात की जाए तो आर्य है और दक्षिण में द्रविड़ है। अब वर्णों का जो विकास होता है वो किससे होता है? ध्वनि से ही तो होता है। भाई जब तक हम मुंह से कोई ध्वनि नहीं निकालेंगे तो उसको लिखेंगे किस रूप? लिपि के ही माध्यम से तो लिखेंगे। और क्या चीजें हैं? अर्थ के आधार पर अगर आपसे पूछे कि भाषा का सबसे छोटा अंग क्या है, तो शब्द होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, तो ऐसा हमको बताइए जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, तो वह शब्द होगा। शब्द ही भाषा का अर्थ के आधार पर एक छोटा सबसे क्या है? अंग है। अगर आपसे भाव या भावार्थ के आधार पर पूछा जाए कि सबसे छोटा अंग बताइए, तो वाक्य हो जाएगा। और एक चीज और जान जाइए कि नए शब्दों के निर्माण को हम चार प्रकार से फलीभूत कर सकते हैं या बना सकते हैं। एक होता है संधि के माध्यम से, एक होता है समास के माध्यम से, एक होता है उपसर्ग के माध्यम से, और एक है प्रत्यय के माध्यम से। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय को ही शब्द संगठन की इकाइयां बोलते हैं। इसके माध्यम से हम नए नए जो है क्या कर सकते हैं? शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, ये आपको पता हो। और चीजें क्या है? जब हम भाषा के विकास का क्रम पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सुबोपाली एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे, सुबोपाली। ये भाषा के विकास का क्रम होता है।
भाषा का अगर हम क्षेत्र देखें तो जो भाषा का क्षेत्र होता है बहुत व्यापक होता है। उसके संबंध में जब आगे चर्चा होगी तो उसमें देखेंगे कि कई बोलियों का, जब बोली का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है तो वहां पे भाषा जन्म लेती है, वहां पे भाषा कहा जाता है। अर्थात कई बोली को मिला करके जो है भाषा का निर्माण होता है। और चीजें क्या है, अब जैसे अगर किसी व्यक्ति को भाषा सीखना हो तो उसके लिए क्या आवश्यक तत्व है। जैसे आप ही को भाषा सीखना है तो पहले तो व्यक्ति में जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक आदमी जिज्ञासु नहीं होगा, जैसे मैं यहां पे पढ़ाने आया हूं, आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप कैसे चीजों को सीखेंगे। आपके मन में उत्सुकता होनी चाहिए कि हाँ सर क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको पढ़ें देखें। तो सबसे पहले भाषा को सीखने के लिए आदमी के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। अब जब जिज्ञासा आ गई तो फिर क्या होगा, अनुकरण हो। अनुकरण क्या है, किसी चीज को देख करके उसी के अनुरूप करना। जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस चीज को उसी हिसाब से समझिए आप। और फिर जब जिज्ञासा के बाद अनुकरण हो जाएगा तब वो चीजें क्या लाई जाती हैं, अभ्यास में लाई जाती हैं। तो ये जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, ये भाषा सीखने के लिए क्या है, तीन महत्वपूर्ण आपके एलिमेंट है। तो ये थी हिंदी पाठ्यक्रम पे एक छोटी सी चर्चा आपके सामने। अब हम अगला वीडियो वर्ण विचार पे बनाएंगे और उस पर अच्छे से हम चर्चा करेंगे ताकि हमारा ये जो चर्चा हो वह आपके एक दिवसीय हर परीक्षा के लिए कारगर हो। आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।